हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर, और इस मूवी का नाम है द कोल्ड स्किन। ये कहानी एक मौसम वैज्ञानिक फ्रेंड के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल फ्रेंड एक वेदर ऑब्जर्वर था और इस बार फ्रेंड का ट्रांसफर एक ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर वो कुछ खतरनाक क्रिएचर्स के बीच फंस जाता है। तो आखिर इस कहानी में फ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ और इस मूवी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी शुरू होती है और हमें सबसे पहले एक बड़े से समुद्र का क्षेत्र दिखाया जाता है और इस समुद्र में हम एक शिप को देख पाते हैं जिस पर एक यंग बॉय बैठा हुआ है और इस लड़के का नाम फ्रेंड है। दरअसल फ्रेंड एक मौसम वैज्ञानिक है और मौसम की जानकारी को लेकर उसका ट्रांसफर अलग अलग क्षेत्रों में होता रहता है। तो इस बार फ्रेंड का ट्रांसफर साउथ अटलांटिक के एक आइलैंड पर हुआ है। वैसे फ्रेंड जाते वक्त काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है क्योंकि वो हमेशा से दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और डिफरेंट प्लेसेस के वेदर की जानकारी लेकर पूरी दुनिया को बताना चाहता था। अब फाइनली फ्रेंड अपनी पूरी टीम के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वहाँ चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और वो जगह बिल्कुल समुद्र के किनारे थी। आपको बता दूं, फ्रेंड को पूरे एक साल तक यहीं रहना था और यहीं से मौसम की जानकारी देनी थी। अब चूंकि फ्रेंड को वहाँ एक साल तक रहना है तो इसीलिए सबसे पहले उसके लिए घर सेट किया जाता है जहाँ पर उसकी पूरी टीम उसकी मदद करती है। अब चारों तरफ नजर दौड़ाने पर इन्हें दूर एक लाइट हाउस नजर आता है। फ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद हमें वहाँ जाना चाहिए, तो इसीलिए वो अपने कैप्टन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों जैसे ही लाइट हाउस के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। वो उससे पूछते हैं, आखिर तुम इतनी बड़ी जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? इस पर वो कहता है, नहीं, मैं तो यही रहता हूँ और यही मेरा घर है। आपको बता दूं, इस बूढ़े आदमी का नाम ग्रूनर है। तभी वो कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि एक साल पहले यहाँ पर एक लड़का आया था और वो भी मौसम वैज्ञानिक था, लेकिन अचानक से आखिर वो कहाँ गायब हो गया, हमें उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? इस पर ग्रूनर कहता है कि हाँ, मुझे उसके बारे में पता है। वो यहीं पर रहता था, लेकिन अचानक से उसे कोई बीमारी हो गई और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो मारा गया। तभी कैप्टन कहता है, तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है? वो कहता है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं क्योंकि मैं उससे ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता था। कैप्टन को लगता है कि मुझे इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो ग्रूनर को अपनी गन दे देता है। तो फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका था। अब फ्रेंड की पूरी टीम उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो सबको बाय बाय कहता है और अपने घर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो कुछ पुरानी चीजों की तहकीकात करने लगता है। तभी वहीं पर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में कुछ अजीब तरीके के स्केचेस बने हुए थे। उन स्केचेस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी एलियन के स्केचेस हैं। डायरी के अंदर और छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि ये डायरी उससे पहले आए हुए मौसम वैज्ञानिक की थी। फ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद वो पहले यहाँ बोर हुआ करता होगा, तो इसीलिए वो स्केचेस बनाया करता था। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई थी। एक दिन रात को जब वो सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब फ्रेंड उन आवाजों को फॉलो करते हुए इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा हाथ दिखाई देता है और फिर वो शैडो में एक अजीब से क्रिएचर की परछाई देख पाता है। उसे याद आता है कि ये शैडो तो वही है जो कि उस दिन उसने डायरी में देखी थी। वो उस क्रिएचर को वहाँ से डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो फटाफट से भागकर बेसमेंट में आ जाता है और पूरी रात वहीं लेटा रहता है। सुबह उठकर जब वो बाहर का नजारा देखता है तो उसे वहाँ के बालों में अजीब से पैर दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि ये पैर किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, वो ना हो कुछ तो यहाँ अजीब है जिसके बारे में उसे अभी तक नहीं पता। फ्रेंड उसकी तह तक जाना चाहता था, इसीलिए उसने फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने पर वो क्या देखता है कि वो फुटप्रिंट्स समुद्र में जाकर खत्म हो जा रहे हैं। वो समझ जाता है ये जो कोई भी है वो समुद्र में ही रहता है और वहीं से निकलकर बाहर आता है। वो इन क्रिएचर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले लाइट हाउस की तरफ भागता है और वहीं नीचे खड़े होकर लाइट हाउस का डोर पीटने लगता है। वो ग्रूनर से डोर खोलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तभी ग्रूनर अपनी बालकनी में आता है। जब फ्रेंड ग्रूनर से उन क्रिएचर्स के बारे में सवाल करता है तब ग्रूनर कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना होगा, ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर फ्रेंड ग्रूनर की मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर मदद के लिए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, तुम्हें अकेले ही इन सभी से लड़ना होगा, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फ्रेंड निराश होकर वापस आ जाता है। वो किसी भी हाल में यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वहाँ चारों तरफ दूर दूर तक कोई शिप भी मौजूद नहीं थी। वो जान चुका था कि क्रिएचर्स एक बार फिर से उसके घर पर आएंगे, तो इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ लकड़ी का एक जाल बना देता है और फिर अंदर जाकर अपने सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है। अब वो पूरी तरह से क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। वो रात होने का इंतजार करने लगता है और उसका शक बिल्कुल सही था, आज भी क्रिएचर्स आ चुके थे। फ्रेंड उन क्रिएचर्स को देखते ही उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये क्या, वो तो कमजोर पड़ता जा रहा था क्योंकि क्रिएचर्स इतनी ज्यादा संख्या में थे कि उनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं था। वो बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने घर के चारों तरफ लगी लकड़ियों को आग लगा देता है, लेकिन लकड़ियों के साथ साथ उसका पूरा घर भी जलने लगता है। आग इतनी ज्यादा मात्रा में फैल चुकी थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था, तो वो खुद को बचाने के लिए घर से बाहर आ जाता है और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। अब क्रिएचर्स तो भाग चुके थे, लेकिन उसका पूरा घर जल चुका था। अब जैसे तैसे रात तो कट चुकी थी। जैसे ही सुबह होती है और फ्रेंड अपनी आँख खोलता है, वो अपने सामने क्रिएचर को पाता है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाता है। वो उस क्रिएचर के ऊपर तुरंत ही अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी वहीं पर ग्रूनर आ जाता है जो कि
फ्रेंड को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी गन नीचे कर लो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। ग्रूनर के ये कहते ही फ्रेंड अपनी गन नीचे कर लेता है और देखते ही देखते वो क्रिएचर काम डाउन हो जाती है। तभी ग्रूनर की नजर फ्रेंड के घर पर जाती है जो कि इस वक्त पूरी तरह से जल चुका था। ग्रूनर फ्रेंड से कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे लाइट हाउस में रह सकते हो, वहाँ पर मेरे पास खाने का भी बहुत सारा सामान है। वैसे भी फ्रेंड के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उससे ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसके साथ उसकी क्रिएचर भी होती है, जिसे वहाँ पर देखकर फ्रेंड काफी हैरान था। वो घूरकर उस क्रिएचर को देखता है। तभी ग्रूनर फ्रेंड से कहता है तुम इसे ऐसे मत देखो, ये मेरा पालतू क्रिएचर है और अब ये बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी है, यानी कि ये बिल्कुल मेरे इशारों पर काम करती है। तभी फ्रेंड ग्रूनर से ये क्वेश्चन करता है कि जब मैं शिप से यहाँ आया तो तुम उसी शिप में बैठकर वापस क्यों नहीं चले गए। ग्रूनर उसकी ये बात सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है मैं अब यहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर अकेला रहना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ काफी सालों से रह रहा हूँ और अब मुझे ये जगह और यहाँ के क्रिएचर्स पसंद आने लगे हैं। उसकी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपना मेंटल पीस खो चुका है। तभी फ्रेंड ग्रूनर को रोकते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ से नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और जैसे ही यहाँ पर कोई शिप मुझे दिखेगी मैं उस शिप के साथ वापस अपने शहर चला जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर ग्रूनर हंसता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई शिप तुम्हें लेने के लिए आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रूनर उसे बताता है कि ये आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ भूल भटक कर भी कोई शिप नहीं आती। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तो यहाँ 1 साल के लिए रुकने के लिए कहा गया है। फ्रेंड कहता है हाँ मैं 1 साल के लिए यहाँ पर हूँ। तब ग्रूनर उसे बताता है कि अब 1 साल के बाद ही तुम्हारी शिप यहाँ पर आएगी और तभी तुम यहाँ से वापस अपने शहर जा पाओगे। फ्रेंड ग्रूनर की ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। तभी ग्रूनर कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, एक दिन तुम भी मेरी तरह यहाँ लड़ना सीख जाओगे और फिर तुम्हें भी ये जगह पसंद आने लगेगी। इस पर फ्रेंड कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं इस जगह को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है मैं यहाँ से जाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ। उसी रात जब ये दोनों लाइट हाउस में बैठे हुए थे तभी ग्रूनर को अपने पालतू क्रिएचर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे छत पर अकेला छोड़ देता है, जिससे वो क्रिएचर बहुत ही अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगती है। उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो रो रही है और उसकी रोने की आवाज सुनते ही वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि ग्रूनर और फ्रेंड पर अटैक करते हैं। तभी ग्रूनर अपने वेपन्स लेकर आता है और एक एक कर सबको शूट करने लगता है। वो फ्रेंड से भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेंड इन सारी चीजों से बिल्कुल अनजान था। उसने अपने पहले की लाइफ में कभी किसी को नहीं मारा, इसलिए अब भी वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपनी आंखों के सामने इतना खतरनाक मंजर होता हुआ देखकर वही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ग्रूनर को देखते हैं जो कि रात भर उन क्रिएचर्स से लड़ता रहता है, बिकॉज ये क्रिएचर्स रात को ही आते थे और सुबह होते ही वहाँ से गायब हो जाते थे। सुबह होते ही जब ग्रूनर अंदर आता है वो क्या देखता है कि फ्रेंड आराम से सो रहा है। वो तुरंत ही उसके मुंह पर पानी फेंकता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे पास मेरे लाइट हाउस में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस दिन ग्रूनर फ्रेंड से बहुत सारे काम करवाता है क्योंकि फ्रेंड उसे किसी भी काम के लिए डिनाई नहीं कर सकता। वो भी पूरी तरह से मजबूर था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा और फिर किसी न किसी दिन वो क्रिएचर्स के हाथों से मारा जा सकता था। तो इसी वजह से वो ग्रूनर की हर एक बात को मानता रहता है। अब एक दिन रात को ग्रूनर ने फ्रेंड को अकेले क्रिएचर से लड़ने के लिए बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर आराम करने लगा। फ्रेंड बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हाल में क्रिएचर से लड़ना था। और फिर उस रात फ्रेंड अकेला उन क्रिएचर से लड़ता रहा। अब जैसे ही सुबह होती है हम फ्रेंड को पूरी तरह से खून में लथपथ हुआ देखते हैं। उन क्रिएचर से अपनी जान बचाते बचाते काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं फ्रेंड भी उन क्रिएचर से लड़ते हुए अपने आप को परफेक्ट समझने लगता है। अब उस रात दोनों क्रिएचर्स का वेट करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स नहीं आते और ऐसा करते करते 2-3 रातें बीत जाती हैं। अब ग्रूनर और फ्रेंड भी चिंता में आ जाते हैं कि आखिर वो क्रिएचर्स कहाँ चले गए। अब इन दोनों की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि कहीं न कहीं ये दोनों उन क्रिएचर से लड़ते लड़ते उनके आदी हो चुके थे और हर रात इन्हें ऐसा करना पसंद आने लगा था। तभी ग्रूनर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि बल्क में आकर हम पे अटैक कर सके। फ्रेंड फीमेल क्रिएचर को अपने साथ इतना फेमिलियर देखकर ग्रूनर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे अपने परिवार के पास जाना चाहिए। मुझे इस पर तो तरस आ रहा है कि ये अपने पूरे परिवार से दूर है। उसकी ये बात सुनकर ग्रूनर एक क्रीपी सी स्माइल पास करता है। तभी फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि मैं इसका एक नाम रखना चाहता हूँ, आज से इसका नाम एनेरिस होगा और हम दोनों इसे एनेरिस कह के बुलाएंगे। अब हर रात ये दोनों बहुत चिल तरीके से सोते थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अब क्रिएचर्स नहीं आएंगे। लेकिन अचानक से एक रात क्रिएचर्स फिर से इन पर हमला कर देते हैं और अटैक इतना सडन था कि इनका संभल पाना मुश्किल हो रहा था और इस दौरान ग्रूनर का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी हम क्या देखते हैं कि वो क्रिएचर ग्रूनर का पैर चाट रही है क्योंकि इन क्रिएचर के लार्वा में एक ऐसी शक्ति है कि वो घाव को आसानी से भर सकते हैं। लड़ते लड़ते रात कैसे भी करके गुजर चुकी थी। अब जैसे ही सुबह होती है फ्रेंड को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बाहर की तरफ जाता है। वो मदद के लिए अपनी फ्लेयर गन चलाने ही वाला था कि तभी वहीं पर ग्रूनर आ जाता है और उससे उसकी गन छीनकर फेंक देता है। उसके इस बर्ताव से फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लगता है। वो उसे बताता है कि मैं फ्लेयर गन चलाकर मदद मांगना चाहता था और आखिर तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से जाना है। उसकी ये बातें सुनकर ग्रूनर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और आए, मैं सिर्फ यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच की फाइटिंग देखकर क्रिएचर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अचानक
अचानक से ग्रूनर के ऊपर अटैक कर देती है। एनेरिस के अटैक से ग्रूनर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वो क्रिएचर यानी कि एनेरिस ये समझ जाती है कि फ्रेंड यहाँ से वापस जाना चाहता है। और एक दिन जब ग्रूनर उसके साथ नहीं था तो वो फ्रेंड को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर शिप मौजूद थी, ताकि वो शिप के थ्रू अपने घर वापस जा सके। वहाँ पर वो शिप देखकर फ्रेंड गुस्से में ग्रूनर के पास आता है। वो उससे कहता है, तुमने मुझे इस शिप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? इस पर ग्रूनर कहता है कि हाँ, मुझे इस शिप के बारे में पता था। वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहता। फ्रेंड के पूछने पर कि आखिर ये शिप किसकी है, वो बताता है कि ये पोर्टुगीज लोगों की थी, जो कि इस आइलैंड पर कुछ न कुछ छानबीन करने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बात क्रिएचर्स को पता चली, उन्होंने जहाज के साथ साथ उन सभी को अंदर खींच लिया और वो इस आइलैंड तक पहुंच ही नहीं पाए और वहीं अंदर पानी में मारे गए। ग्रूनर कहता है कि वो पोर्टुगीज लोग अपने साथ बहुत सारे बॉम्ब्स भी लेकर आए थे। फ्रेंड कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शिप तो अब नहीं चल सकती, लेकिन शायद हमें उसके अंदर जाकर उन बॉम्ब्स को ढूंढना होगा, ताकि आगे चलकर वो हमारे किसी न किसी काम आ सकते हैं। ग्रूनर कहता है, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो बॉम्ब्स हमें मिल गए तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि तब हम एक साथ बहुत सारे क्रिएचर्स को मार सकते हैं और ये भी हो सकता है कि देखते ही देखते हम उनकी पूरी पॉपुलेशन को ही यहाँ से खत्म कर दे। तभी ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें सोच कर बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा। अब ग्रूनर लगातार एक चीज नोटिस कर रहा था कि कहीं न कहीं एनेरिस और फ्रेंड की फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एनेरिस फ्रेंड की किसी भी काम में बहुत हेल्प करती थी। और ये सब कुछ देखकर ग्रूनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका बनाया गया पालतू क्रिएचर फ्रेंड की कोई भी मदद करे। अब नेक्स्ट डे दोनों शिप पर बॉम्ब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फाइनली दोनों लोकेशन तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ग्रूनर पानी के ऊपर रहेगा और फ्रेंड पानी के अंदर उन वेपन्स को ढूंढने के लिए जाएगा। पानी के अंदर जाने से पहले फ्रेंड अपने आप को रस्सी से बांध लेता है और वो रस्सी ग्रूनर के हाथ में थमा देता है। जाने से पहले फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि अगर मैंने 3 बार रस्सी अंदर की तरफ खींची तो तुम ये समझ जाना कि मैं किसी न किसी खतरे में हूँ और तुम तुरंत ही मुझे ऊपर की ओर खींच लेना। अब दोनों में डील डन हो जाती है और प्लान के मुताबिक फ्रेंड पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है और एक एक कर उन सारे बॉक्सेस को ऊपर की तरफ ग्रूनर को पकड़ाने लगता है। अब ऑलमोस्ट काम खत्म ही हो गया था कि तभी अचानक से वहाँ पर क्रिएचर्स आ जाते हैं। दरअसल ये क्रिएचर्स पानी के अंदर ही रहते थे। फ्रेंड उन क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो गिर जाता है। अब वो अपनी साथ बंधी हुई रस्सी को 3 बार खींचता है ताकि ग्रूनर उसे ऊपर खींच ले। अब ग्रूनर को ये पता चल चुका था कि फ्रेंड किसी न किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो रस्सी ऊपर की तरफ नहीं खींचता, क्योंकि वो किसी भी हाल में फ्रेंड को नहीं बचाना चाहता था। अब फ्रेंड कैसे भी करके खुद ही अपनी हेल्प करता है और अपने आप से बंधे सूट को खोलकर ऊपर स्विमिंग करके आ जाता है, जहाँ ऊपर आकर वो ग्रूनर से सवाल करता है कि तुमने मुझे ऊपर क्यों नहीं खींचा। और उसका ये क्वेश्चन सुनकर ग्रूनर पूरी तरह से खामोश रहता है। अब दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं और सबसे पहले उन बॉम्ब्स को निकालकर अपने घर के चारों ओर बिछाने लगते हैं, ताकि जैसे क्रिएचर अंदर एंटर हो और उनका पैर जैसे उन बॉम्ब्स पर पड़े वो तुरंत ही वहीं खत्म हो जाए। लेकिन एक अजीब बात तो ये होती है कि काफी दिनों तक वहाँ पर कोई क्रिएचर आता ही नहीं और अब तो बर्फबारी भी होने लगी थी। ग्रूनर हर रात पागलों की तरह उन क्रिएचर्स का इंतजार करता रहता था, क्योंकि वो सारे क्रिएचर्स को एक साथ खत्म करना चाहता था। लेकिन काफी दिन बीतने पर जब क्रिएचर्स नहीं आए तो वो एनेरिस के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। ये देखकर फ्रेंड को तरस आने लगता है। वो ग्रूनर को रोकता है कि इसे ना मारे। इस पर ग्रूनर फ्रेंड के ऊपर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। वो उससे कहता है कि मैं किसी भी हाल में इन सारे क्रिएचर्स को खत्म करना चाहता हूँ। और तभी ग्रूनर को एक आइडिया आता है। वो उस क्रिएचर को बाहर एक खंबे से बांध देता है। अपने साथ ऐसा होता हुआ देखकर वो क्रिएचर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक एक कर सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आने लगते हैं। दरअसल ग्रूनर का यही प्लान था, वो सारे क्रिएचर्स को वहाँ बुलाना चाहता था। इस बार फ्रेंड नीचे ही खड़ा था। क्रिएचर वहाँ पर आते ही सबसे पहले फ्रेंड के ऊपर अटैक करते हैं। फ्रेंड कैसे भी करके अपनी जान बचाता है और लाइट हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। तभी ग्रूनर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सी क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन बहुत से वहाँ से भाग भी निकलते हैं। माहौल शांत होने पर ये दोनों चारों तरफ एनेरिस को ढूंढते हैं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। इन्हें पता चल चुका था कि वो अपने साथी क्रिएचर्स के साथ वापस जा चुकी है। नेक्स्ट डे फ्रेंड क्या देखता है कि समुद्र के किनारे बहुत से क्रिएचर्स खड़े हुए हैं और इनके साथ एनेरिस भी है। पहले तो फ्रेंड घबरा जाता है, लेकिन इन क्रिएचर्स के छोटे से बच्चों को देखकर उसे बहुत दया आती है, जो कि दिखने में बहुत मासूम नजर आ रहा था। फ्रेंड क्रिएचर्स को इशारे में समझाने की कोशिश करता है कि वो उन सभी को नहीं मारना चाहता और तभी फ्रेंड भी क्या नोटिस करता है कि क्रिएचर्स भी उसे नहीं मारना चाहते। कहीं न कहीं फ्रेंड ये समझने लगा था कि ग्रूनर इन सभी को मारता था, तो इसीलिए बदले में ये क्रिएचर्स भी हम सभी पर अटैक करते थे। अभी वहीं पर ग्रूनर भी आ जाता है। वो एनेरिस को अपने सामने देखता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से अंदर लाइट हाउस में चलो, लेकिन एनेरिस ग्रूनर को गुस्से से देखने लगती है। उसे ऐसा घूरता देख ग्रूनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एनेरिस उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वापस अपने लाइट हाउस में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी गन निकालता है और उस छोटे से बच्चे को शूट कर देता है। ये देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी गुस्से से ग्रूनर को मारने के लिए अंदर आता है, लेकिन ग्रूनर तो इसके लिए तैयार बैठा हुआ था। अब इन दोनों में जोरदार फाइटिंग शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रूनर लगातार फ्रेंड पर
पर भारी पड़ता जा रहा था। ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला था कि अचानक से फ्रेंड ग्रूनर को उसके असली नाम से बुलाता है। वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक वेदर ऑब्जर्वर हो जो कि मुझसे 1 साल पहले यहाँ आए थे। वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ग्रूनर फ्रेंड की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई कभी बाहर आए क्योंकि वो हमेशा और हमेशा यही रहना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरी सच्चाई लोगों को पता चल गई तो ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब वो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। वो अपने हथियार छोड़कर बाहर की ओर आ जाता है जहाँ पर सारे क्रिएचर्स खड़े थे। ग्रूनर को देखते ही सारे क्रिएचर्स उस पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते ग्रूनर वहीं पर मारा जाता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद का, जहाँ पर हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ग्रूनर जैसा दिख रहा था। उसके भी बाल बहुत बड़े बड़े हो चुके थे और वो भी पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। तभी हमें दूर से आती हुई एक शिप दिखाई देती है और फ्रेंड की तरह यहाँ पर आया था एक नया वेदर ऑब्जर्वर और उसके साथ था उसका कैप्टन। दरअसल इस वैज्ञानिक को फ्रेंड की जगह पर काम करने के लिए भेजा गया था। तभी लाइट हाउस में वो दोनों आते हैं। तभी वो फ्रेंड को देखकर कहते हैं तुम ग्रूनर हो ना, और उनके ऐसा कहने पर फ्रेंड बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि ग्रूनर की तरह वो भी अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहता। वो भी यहीं पर अकेला रहना चाहता है। हम फ्रेंड को देखकर ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो बिल्कुल ग्रूनर जैसा बन चुका था। जब कैप्टन उससे फ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है। वो बिल्कुल ग्रूनर के जैसे ही आंसर करता है क्योंकि अकेले रहते रहते उसे भी ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी और कहीं न कहीं अकेले रहते रहते उसने भी अपना मेंटली बैलेंस खो दिया था। और तभी वहीं पर हम एनारिस को देखते हैं जो कि कैप्टन को देखते ही समुद्र के अंदर चली जाती है, जिससे ये साफ जाहिर था कि ग्रूनर की तरह अब फ्रेंड की भी पालतू एनारिस बन चुकी है और वो दोनों एक साथ ही लाइट हाउस में रहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि इंसान के लिए अकेला रहना कितना ज्यादा मुश्किल है और तब तो और भी मुश्किल है जब उसका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो। इस मूवी के थ्रू हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि अकेले रहने से किसी भी ह्यूमन बीइंग का मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है, जो कि इस कहानी में पूरी तरह से प्रूव किया गया है, जैसे कि फ्रेंड और ग्रूनर के साथ हुआ और शायद आगे आने वाले साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।